हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं जो गेट 2020 का बायोटेक्नोलॉजी का भी रिसेंटली पेपर हुआ है। आई एम ट्राइंग टू सॉल्व मैक्सिमम क्वेश्चंस इन दिस वीडियो, बट कुछ बायो प्रोसेस के क्वेश्चंस थे जो थोड़ा ज़्यादा टाइम लग रहे थे सॉल्व करने में, तो वो मैंने अभी स्किप कर दिए हैं इस वीडियो में। मैं उनके लिए भी एक अलग सेपरेट वीडियो बनाऊँगा। कुछ बायो प्रोसेस के तो मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं, बट कुछ डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग के क्वेश्चन थे और कुछ मास ट्रांसफ़र से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस थे। वो एक दो क्वेश्चन या हो सकता है टोटल 4 या 5 क्वेश्चन बचे होंगे, उनको मैं थोड़ा टाइम लगा कर दोबारा सॉल्व करूँगा। वो मुझको सॉल्व करने में थोड़ा टाइम लग रहा था, तो मैंने सोचा तब तक मैं ये वीडियो बना देता हूँ पूरी, जिसमें बाकी के क्वेश्चंस का मैंने डिस्कशन किया हुआ है और सॉल्व करके बताया कि कौन सा क्वेश्चन का आंसर मेरे अकॉर्डिंग सही है। और मोस्ट प्रोबेबली आंसर सही ही होगा। कुछ दिनों में आपकी ऑफिशियल गेट की आंसर की भी आ जाएगी, तो उससे मैच कर लेंगे तो आपको सारी पिक्चर क्लियर भी हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। अब जिसमें पहला क्वेश्चन था, क्रिस्पर कैस सिस्टम इज एसोसिएटेड विद। अभी तो बहुत क्रिस्पर तो एक बहुत रीसेंट टेक्नोलॉजी है, तो जो एक्सपेक्टेड ही था कि इससे क्वेश्चन आएगा और कोरोना वायरस से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड पेपर है। तो अब क्रिस्पर का जो आपका केस है, बेसिकली ये आपका एक, ये समझ लीजिए कि जीन की एडिटिंग टाइप का एक मेथड है, जिसमें आप कोई जीन इंसर्ट करते हैं किसी भी चीज़ को, कि कोई टारगेट को अचीव करने के लिए या कोई ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। और करते किस में है वो, इट इज़ बेसिकली इन प्रोकैरियोट्स में होता है, यूकैरियोट्स में वो होता नहीं है। ठीक है। और प्रोकैरियोट्स में भी वो क्या असाइन करता है, वो उनको इन्नेट इम्यूनिटी नहीं देता है, वो उनको एडेप्टिव इम्यूनिटी से रिलेटेड करता है। मतलब क्रिस्पर कैस का जो सिस्टम है वो प्रोकैरियोट्स में एडेप्टिव इम्यूनिटी से रिलेटेड है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये थोड़ा सा क्वेश्चन जो मैंने छोड़ा हुआ है अभी। उसके बाद ये क्वेश्चन था, इसमें एक, इसमें देखते हैं क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है आपसे कि द एंजाइम अल्फा अमाइलेज विच इज़ यूज्ड इन स्टार्च हाइड्रोलिसिस हैज़ एन एफिनिटी कांस्टेंट Km। तो Km की इन्होंने वैल्यू दी हुई है आपको। Km की वैल्यू दी है इन्होंने 0.05005 मोलर। ठीक है। उसके बाद टू अचीव 1/4 ऑफ द मैक्सिमम रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस। अब मैक्सिमम रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस, अब किसी भी रिएक्शन का रेट को हम किससे मेजर करते हैं, वी मैक्स से। ठीक है। और वी मैक्स, तो ये क्या कह रहा है कि टू अचीव 1/4 ऑफ मैक्सिमम रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस, यानी कि अगर इसका 1/4 हो जाए, देन द रिक्वायर्ड स्टार्च कॉन्सेंट्रेशन इन मिलीमोल। तो अगर आप पहले किसी रिएक्शन में वी मैक्स था, अगर हमें वी मैक्स का 4 करना है, तो हमारे पास अब सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन कितनी बचेगी, ये पूछ रहा है स्टार्च की कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी। तो बेसिकली इसमें आपका फॉर्मूला लगना है ये वाला, V इजकल टू वी मैक्स एस अपॉन Km प्लस एस। इसमें सब चीज़ें मेरे पास पता है। वी मैक्स एस हमें निकालना ही है, Km की वैल्यू है, वी मैक्स क्या है हमारा, सॉरी वी क्या है हमारा, वी है आपका वी मैक्स बाई 4। इसने बोला है ना कि 1/4 ऑफ द मैक्सिमम रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस, तो V इजकल टू वी मैक्स बाई 4 है। फॉर्मूले में सीधा पुट कर देना है, वी की वैल्यू और Km की वैल्यू पुट करनी है, और एस की वैल्यू आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। मेरे ख्याल से 1 पॉइंट मैंने सॉल्व किया था, क्या क्वेश्चन सॉल्व आ रहा था, और जब मैंने सॉल्व किया था इसको तो वैल्यू आ रही थी आपकी 1.6 मिलीमोलर। तो चलिए आगे चलते हैं फिर। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स नॉन ग्रोथ एसोसिएटेड प्रोडक्ट फॉर्मेशन काइनेटिक्स इन ए बायो प्रोसेस। यानी कि आपको, आपका जो प्रोडक्ट बन रहा है वो नॉन ग्रोथ एसोसिएटेड, यानी कि जिस भी आप बैक्टीरिया से, जिस भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से उसको ग्रो करा रहे हैं, उसकी ग्रोथ से रिलेटेड या उसकी ग्रोथ का प्रोडक्ट फॉर्मेशन से कोई लिंक नहीं है। ठीक है। अब एक्स हमारा क्या डिनोट कर रहा है, वायबल सेल, यानी कि ये बायोमास हो गया, और पी आपका प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन। तो अब आपको ये बताना है कि इन चारों में से, इन चारों ग्राफ में से आपका कौन सा ग्राफ सूट कर रहा है। तो इसमें तो देख लीजिए, मतलब ये तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता, क्योंकि ये वाला जो पहला इसमें जो आंसर दिया हुआ है वो तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता, क्योंकि वो, हालांकि वो ये कह रहा है कि और एक्स और पी में कोई रिलेशन नहीं है, बट ऐसा पॉसिबल ही नहीं है ना कि एक्स है ही नहीं और प्रोडक्ट अपने आप पैदा हो जाएगा, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है। वो हो सकता है रिलेशन नहीं है, बट ऐसा नहीं है ना कि एक्स एक्स का कॉन्सेंट्रेशन शुरू ही नहीं हुई और प्रोडक्ट पहले से आ जाए, ये तो हो नहीं सकता। ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं नेक्स्ट वाले पे। इसमें भी देखो आप, सेकंड में भी आपको एक रिलेशन दिख रहा है कि जैसे जैसे आपकी सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, बायोमास कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है, प्रोडक्शन भी बढ़ रहा है। ठीक है। नेक्स्ट में आप, नेक्स्ट में तो बिल्कुल ही क्लियर, जैसे बिल्कुल एग्जैक्टली पैटर्न फॉलो हो रहा है। इसमें तो जैसे जिस पैटर्न के हिसाब से एक्स बढ़ रहा है, उसी पैटर्न के हिसाब से आपका पी बढ़ रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में क्या हो रहा है, देखो एक्स, जब एक्स बढ़ रहा है
उस टाइम पी का कोई रिलेशन नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अब एक्स कांस्टेंट हो गया है तो पी अब यहाँ से बढ़ना शुरू हुआ है, जब यानी कि एक्स की कॉन्सेंट्रेशन से आपके पी के प्रोडक्शन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो इसका इसलिए आंसर हमने 4th मार्क किया है। उसके बाद आगे चलते हैं। ये क्या कह रहा था, ऑर्डर ऑफ जीन प्रेजेंट इन अ क्रोमोजोम इज एज फॉलोज। ये कोई किसी जीन का कोई ऑर्डर दिया हुआ है, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है हमसे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीअरेंजमेंट रिप्रेजेंट्स अ पैरासेंट्रिक इन्वर्जन। पैरासेंट्रिक इन्वर्जन जैसे ही नाम आता है तो ये बात पता होनी चाहिए कि पैरा का मतलब होता है कि सेंटर को छोड़ के बाकी सब चीज़ें इधर उधर की डिस्टर्ब होंगी, यानी कि सेंटर के पास वाली चीज़ें डिस्टर्ब नहीं होंगी। पैरा मीन्स अवे फ्रॉम सेंटर, ठीक है। अब जो ओरिजिनल था वो देखते हैं पहले क्या था। ये 4 ऑप्शन तो नीचे हैं, ओरिजिनल आपका ये। अब सेंटर के आसपास वाला चेंज नहीं होना है, ठीक है। तो अब अगर हम सेकंड ऑप्शन में देखेंगे तो सेंटर के पास क्या है, यहाँ पे एन है, ये एन है। यहाँ पर क्या हो गया, एन मिस हो गया, तो यानी कि ये चला गया, सेंटर के पास वाला घर छेड़ना नहीं है तो वो चला गया। उसके बाद फिर नेक्स्ट वाले ऑप्शन में देखते हैं तो 2 बार एन आ गया, ये 2 बार एन आ गया, तो यानी कि ये भी चला गया। उसके बाद नेक्स्ट वाले ऑप्शन में फिर से एन के सेंटर के पास एन को इन्होंने यहाँ से उठाकर इस तरफ भेज दिया, राइट से लेफ्ट भेज दिया था, यानी कि फिर से सेंटर के आसपास चेंज हो रहा है, तो यानी कि ये भी चला गया। तो इसी जो फर्स्ट ऑप्शन है सिर्फ इसी में आपका जो है सेंटर के आसपास चेंज नहीं हो रहा है, एन वहीं का वहीं है। हालांकि पी और ओ में चेंज हो रहा है, बट ये सेंटर के आसपास नहीं है, सेंटर से एक, ये समझ लीजिए कि आपकी जीन छोड़ के दूर है, तो ये आपका इसलिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसमें। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टूल इज यूज टू कंपेयर ऑल पॉसिबल 6 ओपन रीडिंग फ्रेम्स। 6 open reading frames of a given nucleotide query sequence with all available 6 open reading frames of the nucleotide sequence base। ठीक है, ये तो बेसिकली आपसे पूरी डेफिनेशन ही पूछ लिया है कि ब्लास्ट टूल में से, इन चारों ब्लास्ट टूल में से एग्जैक्ट डेफिनेशन किसकी है। ये एग्जैक्ट डेफिनेशन आपकी टी ब्लास्ट एक्स की, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, ये भी सॉल्व करना है। उसके बाद ये देखते हैं इसमें क्या कह रहा है आपके, इन अ रैंडम मीटिंग पॉपुलेशन वाई, कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई आर डोमिनेंट एंड रिसेसिव एलील्स इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ कैपिटल एलील इन बोथ स्पर्म एंड एग इज 0.7, यानी कैपिटल वाई इन्होंने दिया हुआ 0.7, द फ्रीक्वेंसी ऑफ हेट्रोजाइगोट की निकालनी है। तो अब अगर आपके पास कैपिटल वाई की है तो आप स्मॉल वाई की निकाल सकते हैं, 1 - 0.7 करके, ये 0.3 आ गई। अब हेट्रोजाइगोट की जब निकालनी है तो आप इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 0.21, तो यहाँ पे पास आपका आंसर आ जाएगा 0.21। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, द टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रोटीन कंसिस्टिंग ऑफ अल्फा हेलिसेस एंड बीटा स्ट्रैंड्स कैन बी डिटरमाइंड बाई। इसका तो सिंपल सा टेक्निक है, जो मोस्ट कॉमन टेक्निक है आपकी किसी प्रोटीन स्ट्रक्चर को का स्ट्रक्चर पता करने के लिए टेक्निक है, वो है आपकी एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी, ठीक है। बट वो ऑप्शन इसमें दिया नहीं है, तो जैसे ही वो ऑप्शन आपको नहीं दिया है आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि और बाकी कौन सी टेक्निक है, क्योंकि सबसे कॉमन टेक्निक एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी है। उसके बाद जो नेक्स्ट टेक्निक आती है जिससे आप टर्शियरी स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई कर सकते हैं या डिटरमाइन कर सकते हैं किसी प्रोटीन का, वो आपकी आती है NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी, यानी कि न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो ये इसका ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है, मैंने सॉल्व करके ट्राई किया था बट आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट द आंसर, तो मैंने अभी इसको रोक के रखा हुआ है। उसके बाद ये क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन था, जो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स है। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स से इस बार 3-4 सवाल आए हैं, तो मतलब ठीक ठाक क्वेश्चन आ गया इस बार इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का। तो ये क्या कह रहा था, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई ऑफ अ पॉइंट ए विद प्लेनर पोलर कोऑर्डिनेट्स। तो पोलर कोऑर्डिनेट्स का मतलब क्या होता है कि इनका मतलब है कि आपको एक सर्कल पर दिया हुआ है, ये आपका एक सर्कल है, ठीक है। इसमें पहली जो वैल्यू है वो आपके डिनोट करती है आर को, ये आर है, और ये आपका थीटा, यानी कि ये जो रेडियस है ये सेंटर से कितना एंगल बना रहा है, थीटा। तो जैसे ही आर की वैल्यू आ गई हमारे पास 4, ठीक है, और थीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई π/4। अब थीटा को इस केस में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं उसको tan इनवर्स y/x, और इधर हम r को कैसे लिख सकते हैं, √(x² + y²। अब जैसे ही आपको ये मतलब ये फॉर्मूले हैं आपके पोलर कोऑर्डिनेट्स निकालने के, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है थीटा का और ये डायरेक्ट फॉर्मूला है आपका आर का। तो जैसे ही आपके पास आर की वैल्यू आ गई, आपने इसमें फॉर्मूले में पुट करा, तो यहाँ से आपने इस तरह सॉल्व करके आपने एक्स की वैल्यू निकाल ली, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये क्वेश्चन फंस जाएगी, जब आप x² + y² = 16 आ गया, तो अब y और x की वैल्यू हमारे पास है नहीं है, तो हमें जाना पड़ेगा इस x और y की वैल्यू निकालने के लिए इस इक्वेशन के पास।
यहाँ से हम थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स वाई बाई एक्स है, थीटा की वैल्यू हमने पाई बाई 4 पुट करी है और 10 पाई बाई 4 की वैल्यू आ गई आपकी वाई बाई एक्स, क्योंकि 1045 हो गया, 1045 होता है 1, तो यानी कि यहाँ से वाई इजल टू एक्स एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ गया, वाई इजल टू एक्स आ गया यहाँ पे। तो जैसे हम इसको इस इक्वेशन में पुट करेंगे, यहाँ से लेके इसको यहाँ पुट करेंगे तो 2x² इजल टू 16, x² इजल टू 8 एंड एक्स और वाई की आपकी वैल्यू निकल आएगी 2√2, तो इसलिए आपका ऑप्शन सेकेंड वाला ऑप्शन इसमें ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। ये आपका भी एक ठीक ठाक क्वेश्चन था एरिया ऑफ अ ट्राइंगल विद वर्टिसेस K0, वर्टिस हैं आपके K0, 2 0 और 0 -2, तो K0 की वैल्यू आपको आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, हालांकि K आपका x एक्सिस पे, लेकिन पता नहीं क्या है वैल्यू, 0 आपकी y एक्सिस पे, यानी कि एक पॉइंट आपका y एक्सिस पे 0 है, ठीक है। तो जैसे ही आपने एक पॉइंट यहाँ पे मार्क किया y का, 2 0 वैल्यू कहाँ आएगी, 2x पे और 0 y पे, ये b पॉइंट आ गया। उसके बाद 0 -2 कहाँ पे आएगी, 0 यहाँ पे और -2 यहाँ पे, ये a पॉइंट आ गया। तो आपको अप्रॉक्सीमेटली 2 पॉइंट्स आपको पता चल गए, तीसरा पॉइंट आपको नहीं पता चला। तो अब इस बेसिस पे आपको एरिया निकालना है। द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल विद वर्टिसेस इज 2 स्क्वायर यूनिट्स। अब एरिया की वैल्यू आपको दी हुई है 2, तो अब एरिया का फॉर्मूला है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट किसी भी ट्राइंगल का। तो हाफ इंटू बेस की वैल्यू आपकी यहाँ से अप्रॉक्सीमेटली, अब बेस क्या होगा, इसका बेस होगा ये, मान लीजिए के पॉइंट ये है, तो बेस होगा ये और हाइट होगी आपकी ये, तो हाइट की वैल्यू तो आपके पास है -2, बेस की वैल्यू आपके पास नहीं है, तो बेस यहाँ से निकल आएगा, एरिया की वैल्यू आपके पास है 2, बेस की वैल्यू आपके यहाँ से आ गई 2, ठीक है। अब जब बेस की वैल्यू यहाँ से आपकी आ गई 2, तो वही आपकी क्या होगी, के की वैल्यू हो जाएगी, तो आपकी आंसर 2 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये इंटीग्रेशन का सवाल था, ये मैंने सॉल्व कर दिया पूरा, ज़्यादा कुछ था नहीं इसमें, बस इसमें आपको ये जो टेक्निक याद रखनी होती है जो हम लोगों ने 12th में सीखी थी, कि जब ये √x की वैल्यू होती है यहाँ पे अंडर इसका कुछ होता है, तो इसको कुछ कंसिडर कर लेते हैं, √x को हम मान लेते हैं, t मान लेते हैं, या x को t² मान लेते हैं। तो जैसे ही हमने x को t² मानते हैं तो dx इजल टू 2t dt आ गया। तो यहाँ पे इसको हमने रखा sin t 2t dt, इस √x की वैल्यू dx की वैल्यू रख दी हमने, dx की वैल्यू रख दी 2t dt और √x की वैल्यू रख दी हमने t, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे, इसमें लगेगा आपका मल्टीप्लिकेशन रूल। ये आप समझ लीजिए रूल क्या है, वो है फर्स्ट एज इट इज डेरिवेशन, इंटीग्रेशन डेरिवेशन ऑफ सेकंड, उसके बाद है कंप्लीट इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट एंड इंटीग्रल ऑफ सेकंड, और उसके बाद ब्रैकेट हम क्लोज कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो वही फॉर्मूला हमने पूरा फॉर्मूला इसमें वही लगाया है। जैसे हमने फर्स्ट को एज इट इज, ये फर्स्ट एज इट इज है, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। अब इसको सॉल्व करेंगे, साइन टी का इंटीग्रेशन आ जाएगा आपका माइनस कॉस टी, इधर से आपका टी का इंटीग्रेशन 1 आ जाएगा, फिर साइन टी का इंटीग्रेशन आ जाएगा माइनस कॉस टी। तो इसको सॉल्व करेंगे आप नॉर्मल प्लस माइनस करके, तो आपकी वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी, ये एक इक्वेशन बन जाएगी यहाँ पे, जिसमें अब आपको सिर्फ लिमिट पुट करनी है। लिमिट पुट करने के भी मैंने इसमें रख दी हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। लोअर लिमिट जब आप पुट करेंगे वो 0 है, तो वो वाली चीज़ें तो कैंसिल हो जाएंगी, ये वाली तो 0 ही रह जाएगी, बस ये वाली अब आपको इक्वेशन सॉल्व करनी है। ये वाली क्वेश्चन आप सॉल्व कर देंगे तो इसका आपको आंसर मिल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, नंबर ऑफ अनरूटेड ट्रीज इन अ फाइलोजेनी ऑफ 5 सीक्वेंसेस। अब इसमें एक फॉर्मूला है कि जब बायोइन्फॉर्मेटिक्स में फाइलोजेनेटेड ट्री बनाते हैं तो उसमें 2-3 फॉर्मूले याद रखने पड़ते हैं आपको, कि रूटेड ट्री और कितने हम नोड से अनरूटेड ट्री बना सकते हैं, कितने रूटेड ट्री बना सकते हैं, या कितनी लीव्स हैं तो उनसे कितने रूटेड और अनरूटेड ट्री बनेंगे। तो अगर आप इसमें 2-3 फॉर्मूले थे, एक तो था अनरूटेड ट्री विद n लीव्स हैज़ 2n-3 ब्रांचेस, ठीक है। और एक फॉर्मूला है जब आपको नंबर ऑफ अनरूटेड ट्रीज निकालने हैं और आपको सीक्वेंसेस दिए हुए हैं, तो उसका फॉर्मूला है सीक्वेंसेस, मतलब ये आपका नंबर n हो गया, तो उसका फॉर्मूला है फैक्टोरियल 2n-5 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल n-3 इंटू 2n⁻n-3। कब फॉर्मूला है, जब n की वैल्यू हमारे पास ग्रेटर देन 2 है। अगर n की वैल्यू हमारे पास लेस देन 2 है तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं करेंगे, उसको तो मैनुअली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जैसे ही आपको ये फॉर्मूला पता चलता है, अनरूटेड ट्री के लिए ये फॉर्मूला है, इसमें आप वैल्यू पुट करेंगे तो आपका आंसर 15 आ जाएगा। और अगर इस सेम में बात करूँ, सेम कोई क्वेश्चन में अगर हमसे पूछा गया हो तो रूटेड ट्री, तो उसका फॉर्मूला था 2n-3 इंटू bn। bn आपका क्या है, नंबर ऑफ अनरूटेड ट्रीज,
और कंडीशन वही है कि n इज़ ग्रेटर देन 2। उसके बाद चलो नेक्स्ट पर चलते हैं। द एंजाइम दैट ट्रांसक्राइब्स द यूकैरियोटिक जीन एनकोडिंग प्रिकर्सर राइबोसोमल आरएनए ऑफ 28S 18S एंड 5.8S rRNA। इसका आंसर है RNA पॉलीमरेज 1। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये बेसिकली क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें मैं आपको समझा देता हूँ क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि ये आपकी एक वॉल्व है, एक आपका बैच सिस्टम है जिसमें आप एक फ्लो रेट F1 से कोई चीज़ अंदर जा रही है, F2 से वो बाहर आ रही है, हाइट इसकी एक दी हुई है, PV क्या है आपका, इस वॉल्व पे जो प्रेशर डल रहा है वो है, और LT आपका क्या है, ये एक सेंसर लगा हुआ है कि अगर इसमें एक डिज़ायर्ड वॉल्यूम से जो जो डिज़ायर्ड है, जितना वॉल्यूम में डिज़ायर्ड चाहिए प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए फर्मेंटर की, उससे अगर ज़्यादा होता है तो ये इसका इंडिकेटर है, यानी कि एक सेंसर है कि ये बता देगा कि आपका वॉल्यूम ऊपर हो गया या कम हो गया। और LC क्या है, ये उसको कंट्रोल करेगा, अगर आपको ज़्यादा हो गया तो ये आपको कम कर देगा, अगर कम हो गया तो ये उसको ज़्यादा कर देगा। ठीक है। अब HM क्या है और HSP क्या है। HM इज़ द सेट पॉइंट वैल्यू ऑफ द लिक्विड लेवल, यानी कि जितना हमें लिक्विड इसमें रखना है, ये कम किस के बेसिस पे करेगा, ये चीज़ कम किसके बेसिस पे करेगा, ये इस HSP के वैल्यू पे बेसिस पे करेगा कि HSP की वैल्यू क्या दी हुई है। अगर हमने यहाँ पे 10 दिया हुआ है तो उसके बेसिस पे जैसे 11 होगा तो ये 10 कर देगा, ये कंट्रोलर है। ठीक है। और HM क्या है, HM इज़ द मेजर्ड वैल्यू ऑफ द लिक्विड लेवल, यानी कि LT जो वैल्यू निकाल रहा है वो HM है, यानी कि एक्चुअल में यहाँ पे कितनी वैल्यू है वो HM है। तो अब ये क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि आप इसमें से कितने वेरिएबल्स को आप मैनिपुलेट कर सकते हैं, यानी कि कितने आप वेरिएबल्स को खेल सकते हैं जिनके साथ। अब इसमें देख लीजिए, F1 के साथ आप नहीं खेल सकते, F2 के साथ आप नहीं खेल सकते, तो F1 और F2 तो आपके शुरू में ही कैंसिल हो जाते हैं। आपके पास जो कंट्रोल है वो किसके हाथ में है आपका, वो आपका है, एक तो आप PV को चेंज कर सकते हैं, PV को चेंज करेंगे तो F1 चेंज हो जाएगा, बट F1 को आप अपने आप चेंज नहीं कर रहे ना, PV की वजह से F1 चेंज हो रहा है, इसलिए अब आपका F1 हमने रूल आउट किया है और सेम वाइज हमने F2 रूल आउट करा है। ठीक है। तो PV के बेसिस पे F1 चेंज होगा, इसलिए हमने PV को एक फैक्टर माना है कि PV को हम मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो जैसे हमने PV को डिसाइड किया, PV को मैनिपुलेट कर रहे हैं, तो PV के इसमें आपके दो ऑप्शन है, एक HM के साथ है और HSP के साथ है। अब देखते हैं HM और HSP में कैसे सेलेक्ट करें। अब HM और HSP क्या है, HM आपका है कि जो वैल्यू है सिर्फ वैल्यू बता रहा है कि वैल्यू इस फर्मेंटर के अंदर कितनी वैल्यू है एग्जैक्टली। और HSP क्या है, वो सेट वैल्यू है जिसको आप चेंज कर सकते हैं कि अगर हमारे पास इतनी वैल्यू हमारे पास चाहिए डिपेंडिंग अपॉन फर्मेंटेशन प्रोसेस, कभी हमारे पास हो सकता है 15 चाहिए, हो सकता है 10 चाहिए, हो सकता है 100 चाहिए हो, तो ये चीज़ आप वेरी कर सकते हैं। HM तो आपकी एक सेट एक वैल्यू है जो ये बता रहा है कि अब इसके फर्मेंटर के अंदर कितनी वैल्यू, इसको आप चेंज नहीं कर सकते, वो अपने आप चेंज हो सकती है, आप उसको मैनिपुलेट नहीं कर सकते डिज़ायर्ड रिजल्ट लाने के लिए। तो इसलिए इसमें क्या हुआ, आपका फोर्थ ऑप्शन HSP और PV आपने सेलेक्ट कर लिया। ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। तो कोरोना वायरस का, जैसे मैंने बोला था, कोरोना वायरस का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था इस बार गेट के एग्जाम में। तो कोरोना वायरस का जीनोम पूछा, ये तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था कि सबको पता ही होना चाहिए था। ये तो कोरोना वायरस का, तो ये तो सबको पता है कि भाई ये तो सिंगल स्ट्रैंडेड था और RNA था। बात फंस रही थी आपकी कि ये नेगेटिव स्ट्रैंड है या पॉजिटिव स्ट्रैंड है, तो ये आपका पॉजिटिव स्ट्रैंड सिंगल सेंस DNA, पॉजिटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंडेड RNA आपका कोरोना वायरस का जीनोम है। उसके बाद आगे चलते हैं। अब ये एक अच्छा क्वेश्चन था, इसमें ये ऑलमोस्ट सॉल्व हो गया है, बस यहाँ पे मुझे एक रिलेशन याद नहीं आ रहा है, यहाँ पे एक रिलेशन पुट करना है मुझे, उसके बाद ये ऑलमोस्ट सॉल्व हो गया है क्वेश्चन। बस इसमें आपको ध्यान यही रखना था कि देखने में बहुत सिंपल सा लग रहा, कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा थी। इन्होंने इसमें क्या दिया हुआ है कि एक आपका स्मॉल स्केल का रिएक्टर है, उसका वॉल्यूम है 1 लीटर, उसको हमने स्केल अप कर दिया है 1000 लीटर में। उसके बाद इन्होंने क्या है, कांस्टेंट पावर टू वॉल्यूम रेशियो बताया है और स्मॉल RPM दिया हुआ है, यानी कि RPM ऑफ स्मॉल फर्मेंटर वो है आपके 300, और आपके बड़े वाले के नहीं दिए हुए हैं, बड़े वाले के ही आपको निकालने हैं। एजिटेटर स्पीड इन RPM फॉर लार्ज फर्मेंटर आपको निकालना है, और एक आपको स्केल अप फैक्टर दिया हुआ है वो है 10। तो अब इसमें जो याद रखने वाली चीज़ है, स्केल अप फैक्टर को हम यूज़ कैसे करेंगे। स्केल अप फैक्टर का मतलब होता है हाइट टू डायमीटर। अब इसमें हाइट टू डायमीटर हमने जैसे ये ले लिया HB और DB, बी का मतलब है बिगर, S का मतलब है स्मॉलर। तो HB अपॉन DB इज इक्वल टू HS अपॉन DS इज इक्वल टू 10 की वैल्यू हमारे पास है। तो ये एक हमारे पास ये रिलेशन हमारे पास है, एक इस रिलेशन को हमें यूज़ करना है। और जो हमने इसके वॉल्यूम से निकाला है VB अपॉन VS का रेशियो में दिया हुआ 10⁻3, इसको अगर हम फर्मेंटर आपका सिलेंडर है तो सिलेंडर का वॉल्यूम कितना, पाई बाई फोर
इसका वॉल्यूम मतलब पाई/r²h, सॉरी। तो हम जैसे हम इसको डायमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा पाई/4d²। तो ये पाई/4d²h, और सेम वाइज ये बिगर का, ये स्मॉलर का। तो यहाँ से dB/ds का एक वैल्यू निकल आएगी, वो है हमारे पास आ गई है 10। ठीक है। अब इसमें पावर नंबर का एक रेशियो आएगा कि पावर कैलकुलेट करते हैं। पावर कैलकुलेट करने के लिए ये हमारे पास एक फॉर्मूला है, PS इज इक्वल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, सॉरी, PS इज इक्वल टू अल्फा, इट इज़ अ कांस्टेंट, ns टू द पावर क्यूब एंड ds टू द पावर 5, यानी कि n आपके RPM हो गए और d आपका डायमीटर हो गया। तो सेम वाई ये स्मॉल के लिए, ये बिगर के लिए। तो जब आप इनका रेशियो निकालेंगे तो अल्फा अल्फा कट जाएगा और ये बन जाएगा NB/ns की पावर 3 और dB/ds की पावर 5। अब इसमें हमारे पास n के फॉर्म में हमने रिलेशन निकाल लिया है। अब हमारे पास NB की वैल्यू, NS की वैल्यू है, NB वैल्यू हमें निकालनी है। dB/ds की वैल्यू हमारे पास है, यहाँ से हमने कैलकुलेट कर रखी है। PB और PS की वैल्यू यहाँ से हमें, बस ये रिलेशन मुझे फाइंड आउट करना रह गया है कि PB और PS की वैल्यू का रिलेशन हम कैसे निकालना है। इसमें से हम यहाँ से निकाल सकते हैं PB और PS का रेशो, कि PB और इसको अगर हम कैलकुलेट करें, ये हो जाएगा PB/PS इज इक्वल टू VB/VS। ठीक है। तो VB/VS का हमारे पास क्या है, 10⁻3। चलिए ये भी सॉल्व हो गया, मैं यहाँ पे अटक गया था, ये एकदम से सॉल्व हो गया। 10⁻3 इज इक्वल टू NB/NS टू द पावर 3, और DB और DS की वैल्यू हमारे पास क्या है, 10, ये होगा 10⁵। ठीक है। बस अब इसमें NS की वैल्यू हमारे पास है, NB की वैल्यू आप कैलकुलेट कर लेंगे। तो चलिए ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। इन अ कीमोस्टेट विद डाइल्यूशन रेट ऑफ 0.8, डी दिया हुआ है, स्टेडी स्टेट बायोमास कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है, एंड स्पेसिफिक प्रोडक्ट फॉर्मेशन दिया हुआ है। स्पेसिफिक प्रोडक्ट फॉर्मेशन और स्टेडी स्टेट बायोमास कॉन्सेंट्रेशन, ये आपका x है, और ये आपका प्रोडक्ट फॉर्मेशन, आपका स्पेसिफिक प्रोडक्ट फॉर्मेशन है, ये आपका QP है। तो इनकी दोनों की वैल्यू दी हुई है। अब इन्होंने हमसे पूछा था स्टडी रेट स्टेट प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन, इन्होंने हमसे पूछी है। तो जब ये आपको कीमोस्टेट दिख रहा है, कीमोस्टेट में एक प्रोडक्ट से रिलेटेड सारी वैल्यूज़ को एनकैप्सुलेट करता हुआ सिर्फ एक ही फॉर्मूला है, DP इज इक्वल टू QP इंटू एक्स। अब इसमें D आपका डाइल्यूशन फैक्टर है, P आपका प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन है, QP आपकी स्पेसिफिक रेट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन है, और X आपकी बायोमास कॉन्सेंट्रेशन है। तो इस फॉर्मूले में, इक्वेशन में सारी वैल्यू दी हुई है, आपको सिर्फ प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन आपको निकालनी है, वो आप डायरेक्टली इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन विदाउट इट्स प्रोस्थेटिक ग्रुप इज नोन एज, ये तो पता ही है, एपोप्रोटीन होता है वो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। मैच द ऑटोइम्यून डिजीज। अच्छा, ये मैचिंग का एक अच्छा क्वेश्चन था। अब इसमें जरूरी नहीं, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, मैंने अपनी टेस्ट सीरीज़ में बताया, मैंने जो अपनी गेट के रिलेटेड जो वीडियोस बताई हैं, एक वीडियो बनाई थी कि द टॉपिक्स यू कैन नॉट मिस फॉर दिस गेट 2021, उसमें ये था कि मैचिंग के क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। 2 या 3 मैचिंग के क्वेश्चन गेट में जब से शुरू हुआ है तब से आ रहे हैं। ठीक है। तो अब इसमें ऑटोइम्यून डिजीज़ के लिए अब आपको मैचिंग के क्वेश्चन में एक सबसे बड़ा फायदा क्या रहता है, आपको सारे ऑप्शन पता होने ज़रूरी नहीं है। अगर आपको एक भी ऑप्शन पता है और जो रिलेटेड ऑप्शन है वो इस तरह से फिट बैठ रहे हैं कि आपको एक ही ऑप्शन पता करने की वजह से सारा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, तो ये बहुत ईजी हो जाता है। तो जैसे इसमें आप देख लीजिए, इसमें से आपको ज़रूरी नहीं है कि चारों डिजीज़ के बारे में आपको पता हो। ठीक है, कि कौन सी ऑटोइम्यून डिजीज़ है वो किससे रिलेटेड है, इसमें आपको 1 या 2 ही पता होनी थी। जैसे आपकी ये हो गया, इन्होंने ये ऑटोइम्यून डिजीज़ हैं जिनको आपको ग्रुप 2 से मैच करना है। तो जैसे मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस आपकी ब्रेन की डिजीज़ है, और मिस्थाइनिया, ये तो माइस्थीनिया ग्रेविस, तो ये तो सबको पता है, तो सबसे कॉमन डिजीज़ है जो सब पढ़ते रहते हैं इम्यूनोलॉजी में। ये स्केलेटल मसल की एक डिजीज़ है। तो जैसे ही आप ये 2 ऑप्शन पकड़ते हैं तो बाकी का आप ऑप्शन वैसे ही रूल आउट करके, नेगेटिव का आउट करके आप उनको सेलेक्ट कर सकते हैं, आप जो करेक्ट ऑप्शन बैठेगा। तो एस के साथ आपका थर्ड बैठ रहा है, जैसे आपके साथ एस का थर्ड बैठता है तो आपके ये वाला और ये वाला तो कैंसिल हो गए। अब आपका एस के थर्ड में आपको पता है आर मल्टीपल स्क्लेरोसिस आपका फर्स्ट बैठ रहा है, तो R1 इसमें है, तो आपका ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाता है।